नमस्कार दोस्तों। बजट 2021 से संबंधित आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे और सुबह की एडिटोरियल डिस्कशन में हम सारे के सारे आर्टिकल्स तो नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में राइटर कहते हैं, देखो नॉर्मल टाइम्स में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, तो फोकस होता है कि फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, डेट कितना होगा सरकार का, यानी सरकार कितना कर्ज और लेगी और अभी देश के ऊपर कर्ज है कितना, इन सब चीज़ों पर फोकस होता है। बट चूंकि पिछले साल कोविड-19 की महामारी आई थी जिस वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, तो इस साल के बजट में फोकस था डिमांड को इंक्रीज करने पर। मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। तो डिमांड को इंक्रीज करने पर फोकस रहा है इस बजट में, इसीलिए सरकार ने कहा है, यानी प्रोविज़न किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो 35% ज़्यादा होगा इस साल पिछले साल के अपेक्षाकृत। इसके साथ साथ देखो इस साल के बजट में सरकार ने स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं हो पाती है, उन पर भी ध्यान दिया है। यानी सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की बात भी कही है, जो कि हम इस आर्टिकल में आगे डिस्कस भी करेंगे। यानी राइटर के अनुसार मोस्टली देखो ये बजट जो है वो अच्छा है, हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं जिनको राइटर डिस्कस करेंगे आगे। अगर देखो हम बात करें किस प्रकार से कोविड-19 की महामारी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। देखो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में जो रेवेन्यू था वो सरकार को 23% कम प्राप्त होगा। मतलब पिछले साल बजट में अगर सरकार के द्वारा सोचा गया था कि हमें 100 रुपये रेवेन्यू मिलेगा, तो 100 के बजाय सरकार को सिर्फ 77 मिलेगा। टैक्स रेवेन्यू में गिरावट होगी 17.8% और नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिरावट होगी बाय 45%। एग्जाम्पल दीजिए, टैक्स रेवेन्यू को एग्जाम्पल दीजिए। टैक्स रेवेन्यू ये सारे डायरेक्ट टैक्स और इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल दीजिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि देखो सरकार ने कोई कर्ज दे रखा है किसी को, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, या फिर पीएसयू से सरकार को जो कमाई होती है, डिविडेंड मिलता है सरकार को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे इवन इंडिया एयर बुक को बेचकर सरकार को जो पैसा मिलता है, ये सब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर की बात करें, देखो पिछले साल अक्टूबर तक तो जो एक्सपेंडिचर था सरकार की तरफ से वो कम ही था, क्योंकि 3-4 महीने तो लगातार लॉकडाउन रहा, खर्चा हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार ने एकदम से कमान संभाली कि इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना है और सरकार ने तेजी से खर्चा करना स्टार्ट किया। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले साल 13.4% ज़्यादा है। अगर देखो पिछले साल सरकार ने बजट में ये एस्टिमेट लगाया था कि हम 100 रुपये खर्च करेंगे, 100 रुपये हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, तो रहेगा कितना एक्चुअल में 113.4। यहां पर देखो नीचे भी लिखा हुआ है कि अक्टूबर के बाद सरकार ने एकदम से खर्च ज़्यादा करना स्टार्ट किया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14.5% ज़्यादा रहेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर 6.1% ज़्यादा रहेगा, और ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा 13.4%। एज कंपेरिजन टू व्हाट? एज कंपेरिजन टू जितना सरकार ने पिछले साल बजट में एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट देखो, इस साल के बजट में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 2021-22 में सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो पिछले साल जितना सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसका 15% ज़्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो ये है, पिछले साल सरकार ने बजट में जितना रेवेन्यू एस्टिमेट लगाया था उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जितना रेवेन्यू सरकार को मिला, कम मिला ना कोविड-19 के कारण, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है ना करंट फाइनेंशियल ईयर का, उससे 15% ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त होगा, ऐसा सरकार का अनुमान है।
टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा? 14.9% ज़्यादा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा? 15.4% ज़्यादा। और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को 1,75,000 करोड़ मिलेंगे। मतलब जो सरकारी पीएसयूज हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और सरकार को इतना पैसा मिलेगा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितना पैसा मिला डिसइन्वेस्टमेंट से? सिर्फ 32,000 करोड़। तो ये सरकार को जो ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा ना सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से बल्कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सरकार को ज़्यादा प्राप्त होगा। इस रेवेन्यू की सहायता से सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकेगी और ये इंश्योर कर सकेगी कि फिस्कल डेफिसिट सरकार का ज़्यादा ना बढ़े। सरकार का अनुमान ये है कि 2021-22 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहेगा 6.8%। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें कितना फिस्कल डेफिसिट है? ये तो देखो 9.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके बाद अगर देखो सेक्टोरल एलोकेशन की हम बात करें, हेल्थ की हम बात पहले करते हैं। हेल्थ वैसे देखो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा पैसा तो हेल्थ पर स्टेट्स को ही खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस साल बजट में सरकार ने अनाउंस किया है हम एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस स्कीम की सहायता से फिलहाल मौजूदा जो हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको मजबूत किया जाएगा। 6 सालों में इस स्कीम पर यानी नई पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 2021-22 में स्पेसिफिकली कितने किए जाएंगे वो तो सरकार ने नहीं बताया है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है डिफेंस सेक्टर में सरकार लगातार कम पैसे एलोकेट कर रही है। पिछले साल कितने एलोकेट किए गए थे? 4,01,000 करोड़। और इस साल कितने? 4,05,000 करोड़। अब आपके मन में आया होगा ज़्यादा तो है, पिछले साल 4,01,000 करोड़ और इस साल 4,05,000 करोड़, तो ज़्यादा ही तो है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं है। हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो कम है। ये 4,05,000 करोड़ जो है ये हुआ 1.8% ऑफ जीडीपी, यानी 2% से कम डिफेंस पर एलोकेट करने का सरकार का प्लान है। इसके बाद देखो बजट में अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें ना तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स सरकार लेके आई हैं इस बजट में, जैसे कि 20,000 करोड़ रुपए फिर से दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उनके रिकैपिटलाइजेशन के लिए, ताकि उनके पास पैसे हों लोन देने के लिए और अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि बैंकों का भी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था ना पिछले कुछ समय में, तो रिकैपिटलाइजेशन की आवश्यकता थी और धीरे धीरे करके सरकार कर भी रही है। पिछले साल के बजट में भी काफ़ी पैसे दिए गए थे बैंकों को और इस साल भी। इसके अलावा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी। किस लिए? ये बैंकों का ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना उसको परचेज करने के लिए। इसका सीधा मतलब देखो ये है, मान लीजिए एसबीआई का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 1,000 रुपये, सिर्फ एग्जांपल है, तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई को बोलेगी कि भैया आपको 1,000 रुपये लेने हैं मार्केट से, हम आपको 500 देते हैं। ये सारा जो आपने कर्ज दे रखा है ना जो आपको मिल नहीं रहा है, ये हमें सौंप दीजिए। आप हमसे 1,000 के बजाय 500 ले लीजिए ताकि आपके एफर्ट्स कम लगे, आप अपना काम करते रहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने जिनको लोन दिया है उनसे हम वसूल लेंगे अपने आप। हम बेशक उनसे 600 वसूलें, 700 वसूलें या फिर पूरे के पूरे 1,000 वसूलें, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काम होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, जो कि बैंक्स की बैड एसेट्स को परचेज करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके बाद दूसरे रिफॉर्म्स की बात करें, सरकार ने पब्लिक सेक्टर में काफ़ी सारे पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया को देखो वैसे सरकार काफ़ी समय से बेचने की कोशिश कर रही है, बिक नहीं रही है, सरकार को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं एयर इंडिया के। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब। वैसे देखो आपने भी सुना होगा विपक्षी पार्टीज या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार पीएसयू को बेच रही है, ये गलत है। देखो अलग अलग व्यूज़ हैं। जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का व्यू ये है कि सरकार से बिजनेस चलता तो है नहीं, तो सरकार का कोई बिजनेस होना नहीं चाहिए बिजनेस में। अब आप एक बात बताओ, आप भी टैक्स देते हो,
आप बेसिक इनकम टैक्स नहीं देते होंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हो ना। आप एक मोबाइल खरीदते हो, उसमें आप जीएसटी भरते हो। अब आपने जो टैक्स पे किया वो पैसा जा रहा है एयर इंडिया के ऑपरेशंस को सस्टेन रखने में। आपका क्या फायदा हो रहा है? अगर आप ये जीएसटी नहीं दोगे मोबाइल फोन में, तो आपको 15,000 के बजाय 11,000 का 12,000 का फोन मिलेगा। आपको तो ये हक है ना कि भैया मैंने जो टैक्स दिया है उसका सही जगह तो इस्तेमाल होना। एयर इंडिया का मैं कभी इस्तेमाल करता नहीं हूँ, और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादातर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कितनी महंगी महंगी टिकटें हैं, इतने इनएफिशिएंट एयर इंडिया के ऑपरेशंस हैं। आप क्यों चाहोगे कि आपका जो आपने जो टैक्स पे किया है वो इन बेकार के ऑपरेशंस में खर्च हो? आप चाहोगे कि मैंने जो पैसा पे किया है, मैंने जो टैक्स दिया है, उससे अच्छी सड़कें बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो। तो ये सारी जो कंपनीज है ना, जिनसे कोई फायदा नहीं होता है, जो लॉस मेकिंग है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है उनको सस्टेन करने में, उनको तो सरकार को बेच ही देना चाहिए। अब लास्ट में देखो कंसर्न्स की बात करते हैं। रिफॉर्म्स क्या अच्छे सरकार लेने वाली है, उनके बारे में तो हमने डिस्कस किया। कंसर्न्स की बात करें तो वो है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड। सरकार ने देखो सेल्फ रिलायंस के नाम पर काफ़ी सारे चीज़ों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोटम, रा सिल्क, सिल्क यार्न। ऐसे तो देखो हम 1991 से पहले जो कुछ होता था उस दौर में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं जाना चाहते ना हम उस दौर में। एलपीजी रिफॉर्म्स आए, देश को इससे फ़ायदा हुआ, ये तो अब इसका तो एविडेंस मौजूद है ना। तो फिर सरकार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ क्यों अपना रही है, ये समझ से परे हैं। इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को लेकर भी कंसर्न है, और नए जो इंस्टीट्यूशन सरकार ने प्रपोज किए हैं उनकी गवर्नेंस कैसे होगी, उनकी फंडिंग संबंधित भी कंसर्न्स मौजूद हैं। इस प्रकार से ये आर्टिकल तो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब देखो अगला जो आर्टिकल है ना, वो पूरा का पूरा हंगर पे फोकस है। मतलब इस पूरे आर्टिकल की एक ही थीम है कि हंगर यानी भुखमरी को एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस बजट में इनफ नहीं किया है। हमने पहले भी काफ़ी सारे भुखमरी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किए हैं, कैसे कोविड-19 के कारण जो हंगर की समस्या है वो इंक्रीज़ हुई है। तो आर्टिकल में पहले काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि हंगर की समस्या इंक्रीज़ हुई है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसका डेटा शो करता है कि मालन्यूट्रिशन की समस्या 2019 में बढ़ी है एज़ कंपेरिजन टू 2016। हंगर वॉच एंड अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी फील्ड सर्वे, इसका डेटा ये शो किया करता है कि कोविड-19 के बाद ज़्यादातर जो लोग हैं, खास करके गरीब लोग, वो उतना फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि वो पहले करते थे कोविड-19 की महामारी से पहले। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 2020 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 के बीच। बट देखो ये सारा डेटा अवेलेबल होने के बावजूद मतलब ये तो साबित होता है कि हंगर की समस्या बड़ी है, बट बजट के प्रोविजंस को आप देखोगे तो सरकार ने इनफ नहीं किया है। कोविड-19 के दौरान देखो आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रभावित हुई। जितना सरकार ने पिछले साल आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए एलोकेट किया था उतना तो यूज़ कर ही नहीं पाए, क्योंकि कोविड-19 लग गया, आंगनवाड़ी ऑपरेशनल नहीं रही, ज़्यादातर समय के लिए तो आंगनवाड़ी बंद रही ना। उसी प्रकार से मिड डे मील स्कीम के लिए सरकार ने जितना एलोकेट किया था उतना भी यूज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो, उसकी लॉकडाउन रहा था कुछ महीने तो बिल्कुल ही पूरी तरह से। और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप देख लो, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसके लिए पिछले साल सरकार ने एलोकेट किए थे 3700 करोड़ और यूज हुए सिर्फ 600 करोड़। मैटरनिटी बेनिफिट में भी पिछले साल सरकार ने एस्टीमेट लगाया था कि 2500 करोड़ रुपए यूज होंगे, लेकिन यूज हुए कितने? सिर्फ 1300 करोड़। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अब तो ये देखो समर्थ्या स्कीम का पार्ट है। समर्थ्या स्कीम में काफ़ी सारी स्कीम्स अब मर्ज कर दी गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है समर्थ्या स्कीम। और इन स्कीम्स के लिए एलोकेशन जो है पहले के अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार से राइटर कहते हैं फूड सब्सिडी का एक्चुअल जो अमाउंट है वो कम हो गया है। राइटर देखो एक बात ये बोलना चाहते हैं, फूड सब्सिडी में ना बहुत सारा पैसा ऐसा है जो एफसीआई को जा रहा है एरियर के तौर पे। मतलब सरकार को कुछ देना हो, एफसीआई को बकाया पैसा हो, तो बकाया पैसा, पिछला पैसा बकाया एफसीआई को दे रही है सरकार, और वो इस साल की सब्सिडी में काउंट हो रहा है। तो एक्चुअल में फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा और सब्सिडी को लिए पूरा जो पैसा एलोकेट किया गया है वो पूरा फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होगा। उसका कुछ हिस्सा जाएगा एफसीआई को
प्रीवियस जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए एरियर के तौर पर। तो देखो पॉइंट्स यही निकलते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सिर्फ एक पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है, कोई स्पेशल मेजर नहीं इस्टेब्लिश किए गए हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे ओल्ड एज, विडो एंड डिसेबिलिटी पेंशन, इससे भी न्यूट्रिशन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इनमें भी एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया गया है। तो कुल मिला के देखो ये सारे कंसर्न्स रेज करके राइटर बताना चाहते हैं कि हंगर और मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस साल के बजट में इनफ प्रोविजंस नहीं किए हैं। तो ये हमने जो सुबह के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने बाकी थे उनको डिस्कस कर लिया। फिलहाल हम हमारी इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।